बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा के अंतर्गत भूगोल विषय में, ठीक है, जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन, इस अध्याय का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके अंतर्गत हम मेन पॉइंट ही देख पाएंगे शॉर्ट में। ठीक है, उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जनसंख्या का वितरण भारत में। ठीक है, भारत में जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं, जनसंख्या संगठन और भाषीय संगठन, धार्मिक संगठन, श्रमजीवी संगठन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जनसंख्या। ठीक है, किसी भी देश का जो अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होता है वो वहाँ की जनसंख्या होती है। ठीक है, विश्व में 700 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या कहाँ है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया में निवास करती है। ठीक है, 700 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या। ठीक है, एशिया महाद्वीप में विश्व की जो सबसे अधिक जनसंख्या यहाँ निवास करती। ठीक है, अकेले भारत में ही लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार कहें तो 121 करोड़ के आसपास यहाँ की जनसंख्या थी भारत की। ठीक है, जनसंख्या अर्थात कि जो जनसंख्या कैसे वो करेंगे, किसी स्थान विशेष पर जो निवासरत स्त्री या पुरुष की जो संख्या होती है ना, उसको, उसी की गिनती को क्या बोलेंगे हम? जनसंख्या बोलेंगे। जन अर्थात व्यक्तियों की संख्या या संगठन, कई माध्यम से किसी भी राष्ट्र के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक उसमें होता है। ठीक है, तो इस अध्याय में हम जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि और उसकी भिन्नताएं, क्षेत्रीय भिन्नताएं और भाषाई संगठन, ये सब जितने पॉइंट है उसका हम अध्ययन करेंगे। देखते हैं हम। ठीक है, जब सबसे पहला टॉपिक है हमारा जनसंख्या का वितरण। भारत को हम मूलतः क्या वो गाँवों का ही देश बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गाँव ज़्यादा है। ठीक है, जहाँ देश की 68.84% जनसंख्या गाँव में निवास करती है। ठीक है, यहाँ की भारत देश की जनसंख्या जो है 68.84% लोग गाँव में यहाँ निवास करते हैं। ठीक है, देश के सभी गाँवों में सामाजिक सेवाएं एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना बहुत ही कठिन कार्य है। ठीक है, देश की अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है। यहाँ के ज्यादातर लोग अधिकतर कृषि कार्य ही करते हैं। ठीक है, कृषि तीव्र गति से बढ़ रही है, जनसंख्या का भरण पोषण करने में भी असमर्थता हो रही लोगों को, तो सब उद्योग में लग जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम, भारत विश्व की बहुत अधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक है। ठीक है, ये चीन के बाद दूसरे नंबर पे है भारत। ठीक है, भारत विश्व में केवल 2.4% क्षेत्रफल पर विस्तृत है, जहाँ जबकि यहाँ पर विश्व की 17.5% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो हम, ठीक है, पहले भी मैंने बताया 121.02 करोड़ जनसंख्या 2011 के अनुसार जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार यहाँ की जनसंख्या इतनी है भारत देश की। ठीक है, और भारत देश में ही सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ सभी राज्यों से अधिक जनसंख्या यहाँ पाई जाती है। घनत्व, वहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। यहाँ की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 19.95 करोड़ है। ठीक है, उसके बाद आता है अपना महाराष्ट्र राज्य, जहाँ 11.23 करोड़ है जनसंख्या। उसके बाद बिहार है 10.38 करोड़ की जनसंख्या। और उसके बाद पश्चिम बंगाल है 9.13 करोड़। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ये जो पांचों जो राज्य है यहाँ भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, ये क्षेत्र 10.4% क्षेत्रफल पर जो है विस्तृत है। ठीक है, ठीक है, इसमें मैप के माध्यम से भी हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है, इसमें दिखाया गया है, मतलब इस जनसंख्या वितरण है वो 2001 के अनुसार दिखाया है। ठीक है, इसमें भी हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, ये जो क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश वाला है, यहाँ पे घनी आबादी मतलब निवास करती है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये सब बताया था। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या इंडिया में उत्तर प्रदेश में ही निवास करती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद जनसंख्या वितरण के बाद देखेंगे हम जनसंख्या का घनत्व। ठीक है, जनसंख्या घनत्व अर्थात जनसंख्या को क्षेत्रफल के अनुसार प्रति इकाई प्रस्तुत करने का
माध्यम क्या कहलाएगा? जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व हम कैसे निकालेंगे? राज्य की, ठीक है, जनसंख्या घनत्व बराबर राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य के अधीन कुल भूमि, ठीक है, ऐसे हम जनसंख्या का घनत्व निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भारत का जनसंख्या जो घनत्व है वो है 382 वर्ग 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे 2011 के जो जनगणना है भारत को, उनके अनुसार जो है 4 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो पहला उसके अंतर्गत है निम्न घनत्व वाले क्षेत्र। ठीक है, तो इसके जो निम्न घनत्व वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे कम घनत्व है, ठीक है, उसके अंतर्गत यहाँ पे जो है प्रति वर्ग किलोमीटर 100 से कम व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से राज्य हैं देखेंगे अपना? सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं। उसके बाद हम देखेंगे मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र। ठीक है, उसका दूसरा हम देखेंगे मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र। ठीक है, मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र, इन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 101 से 400 व्यक्ति तक पाया। इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं अपना? उत्तराखंड, नागालैंड, छत्तीसगढ़, असम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, उड़ीसा, मेघालय, राजस्थान, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हम देखेंगे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। ठीक है, अधिक जनसंख्या मतलब अधिक घनत्व वाले क्षेत्र, जनसंख्या घनत्व वाले। यहाँ जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 401 से 700 व्यक्ति तक पाया जाता है। ठीक है, इसमें इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं देखेंगे हम? पंजाब है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, दादर एवं नागर हवेली राज्य व केंद्र शासित प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा हम देखेंगे सघन आबादी वाले क्षेत्र। ठीक है, सघन आबादी मतलब वहां का जो जनसंख्या घनत्व है 700 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। ठीक है, तो सघन आबादी वाले क्षेत्र कौन सा हो जाएंगे अपने? बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, दिल्ली, पांडुचेरी, लक्षद्वीप, दमनदीप, ये जो है, ठीक है, सघन आबादी वाले क्षेत्र हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से 4 भागों में विभाजित किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे जनसंख्या घनत्व को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो जनसंख्या को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं? ठीक है, उस स्थान की उच्चावच, जलवायु, तापमान, वर्षा की मात्रा, मिट्टी का उपजाऊपन, परिवहन के मार्ग एवं व्यापार। ठीक है, ये जो 6 कारक है वो वहां की जो जनसंख्या का घनत्व है उसको प्रभावित करने के लिए आवश्यक कारक हैं। ठीक है, उच्चावच कैसे प्रभावित करेगा? ठीक है, भारत में जनसंख्या के वितरण को सबसे प्रभावित करने वाले कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उच्चावच। ठीक है, देश के जो राज्य हैं जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, उच्चावच की दृष्टि से विषम है। उसमें जनसंख्या का अल्प मात्रा जनाब में मतलब कम मात्रा में मिलता है वहाँ जनसंख्या। ठीक है, उसी की अपेक्षा देखिए मैदानी भाग, पठारी भाग में जो जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में वहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक है। ठीक है, इस प्रकार से जो उच्चावच है वो प्रभावित करता है। उसका देखेंगे हम जलवायु। जलवायु कैसे प्रभावित करेगा? जहाँ अनुकूल जलवायु होगा मानव के रहने लायक, वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। ठीक है, भाबर, तराई, गंगा का जो निम्न डेल्टा क्षेत्र है, ठीक है, आदि क्षेत्र में दलदल व वनों की अधिकता एवं आर्द्र जलवायु के कारण विषैले कीड़े मकोड़े तथा जीवों एवं बीमारियों के कारण बहुत कम घने क्षेत्र बसे। ठीक है, जबकि भारत के जो मैदानी क्षेत्र में अच्छी जलवायु के कारण वहाँ सर्वाधिक जनसंख्या मिलती है। ठीक, वैसे ही देखेंगे तापमान जहाँ अधिक तापमान का जमाव होगा वहाँ कम जनसंख्या मतलब निवास करेगी तापमान की दृष्टि से। ठीक है, बहुत से ही नीचे तापमान जैसे ऊंचे हिमालय प्रदेश शीत के कारण जनसंख्या में शून्य होते हैं, किंतु निचले प्रदेश ढाल जो है ग्रीष्म ऋतु में मैदानी भागों की अपेक्षा ठंडी रहते हैं, जैसे शिमला, नैनीताल, मसूरी आदि। ये जो ग्रीष्म ऋतु में जनसंख्या वहाँ बढ़ जाती है, किंतु शीत ऋतु में ठंड के कारण फिर घट जाती है। उसी प्रकार हम देखेंगे वर्षा की मात्रा भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। ठीक है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व वर्षा की मात्रा अथवा जल उपलब्धता से विशेष रूप से प्रभावित होती है। 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिमी भाग वर्षा की कमी के कारण कम घने बसते हैं।
ठीक है। और जो अधिक घने बसे राज्य हैं वो क्या, पंजाब, हरियाणा आदि राज्य जो है सिंचित क्षेत्र होने के कारण यहाँ जो है अधिक जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है। उसी प्रकार देखेंगे हम मिट्टी का उपजाऊपन। मिट्टी का उपजाऊपन क्यों क्यों मैदानों में जो है मिट्टी मुलायम और उपजाऊ होती है तथा सिंचाई के लिए उत्तम व्यवस्था पाई जाती है। अतः जब कृषि, पशुपालन और औद्योगिक क्रियाएं भली भांति यहाँ पे की जा सकती है। ठीक है। परिवहन के मार्ग बनाए भी जा सकते हैं अच्छे से वहाँ। ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम परिवहन, लास्ट पॉइंट देखेंगे परिवहन के मार्ग एवं व्यापार। ठीक है। जीवन निर्वाह के साधनों की उपलब्धता और जलवायु के बाद किसी भी स्थान की जनसंख्या पर वहां पर पाई जाने वाली परिवहन की सुविधा एवं व्यापार का भी बहुत बड़ा प्रभाव वहां पड़ता है। ठीक है। मनुष्य स्वभाव से ही प्रगतिशील है, वह एक स्थान से बनकर नहीं रह सकता, किंतु व्यापार की दृष्टि से भी वो मतलब उनको एक स्थान से दूसरे स्थान आयात निर्यात करने के लिए कौन सा परिवहन मार्ग की आवश्यकता वहां पे उसको पड़ेगी। ठीक है। तो परिवहन का जो मार्ग है वो भी मतलब अच्छे से रहे, ये सब जो कारक है वहां की वो जनसंख्या को प्रभावित करेगा। ठीक है। तो इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।